Hello students, today our topic is software, and in this lecture we are going to discuss about different types of software and their use. So let's start. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में साइबर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उसको कराने का जो ऑब्जेक्टिव था, मकसद था, वो सिर्फ इतना था कि आपको उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि कहाँ किस तरीके से उसका यूज़ होता है, और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो बेसिकली कुकीज़ के ऊपर थे, कुछ मालवेयर्स के ऊपर थे, कुछ आपका साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के ऊपर बेस्ड थे, साइबर क्राइम के ऊपर बेस्ड थे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यही आपका सिलेबस भी है और साइबर सेफ्टी यूनिट बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी उसकी याद कर लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ उस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं आपको दोबारा से कुछ उसके अंदर पढ़ाऊँ। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि एक बार बता देना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा आपसे ये थोड़ा सा मुझे ये कहना है कि इसके साथ साथ आप डेफिनेशन जैसे कुकीज़, टाइप्स ऑफ कुकीज़, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, ये पढ़ लीजिएगा आप। और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आता है, शेल और कर्नेल के बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये सब है। बाकी सिलेबस बहुत छोटा है। आपको फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं क्लास के अंदर, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल हम फर्स्ट यूनिट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या ऑलमोस्ट किसी न किसी तरीके से समाव टाइप्स पूछ लिए जाते हैं या पर्टिकुलर किसी एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 26 जुलाई से आपके यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि एक बार इसको और रिवाइज करा देना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसी मकसद के साथ बनाए जा रहे हैं आपके लिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द एप्लीकेशन that govern the operation of a computer system and makes the hardware run. And software can be classified into two different categories. These are system software and application software. शॉर्ट में अगर हम कहें तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, और ये कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली इनका काम होता है कि हार्डवेयर किस तरीके से रन हो सकते हैं आपके, ठीक है। इसलिए लिखा है द गवर्न द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशन को गवर्न करते हैं और एंड मेक्स द हार्डवेयर रन, और इनके थ्रू ही हार्डवेयर रन होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? आपका एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्दर अगर हम क्लासीफाइड करें इसको थोड़ा सा और क्लासीफाई करें हम इसको सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर में फिर हमारी टू कैटेगरीज आती हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिंपल डेफिनेशन की यहाँ तो बात है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अगेन अगर हम क्लासिफिकेशन करें इसका सॉफ्टवेयर का फिर से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर refers to the program that control internal computer operations and make best use of hardware. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होते हैं, और इसके थ्रू जो हार्डवेयर का यूज़ होता है, बेस्ट यूज़ होता है, वो पॉसिबल होता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर भी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी अगेन क्लासीफाइड कर सकते हैं। अगेन कौन सी कैटेगरी में, वो भी समझ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर हम जनरल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो आपको, जिसकी हेल्प से आपका सिस्टम यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर्ली रन होता है। सिंपल डेफिनेशन है, समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। तो ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, सिस्टम को प्रॉपर्ली रन कराने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये हमारी और आपकी नीड के लिए नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर रन कराने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपका यूज़ किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स।
इनकी अगेन कैटेगरीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटीज़ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो इसलिए लिखा भी हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ द हार्डवेयर। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। तो एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लीजिए, टाइप्स देख लीजिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को भी बताना होगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और पर्टिकुलर कोई एक टाइप भी पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जनरली आपसे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताइए, तो एक चार्ट के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा। तो वन बाई वन बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोग्राम और द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो आपका यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? MS विंडोज सब जानते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है आपका कैटेगरी में। कैंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है। तो ये सब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में और कंप्यूटर सिस्टम दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से चैप्टर भी है, वहाँ इसमें डिटेल से बताया गया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो ये भी याद रखिएगा आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं एक प्रोग्राम है और जो एक्ट करता है इंटरफेस की तरह, किस किस के बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपको दे रखा है यहाँ पर। ये डायग्राम है, जब कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए आपसे तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब देखिए ये डेफिनेशन को क्लियर कर देता है, और डेफिनेशन क्या आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सबसे बॉटम पर देखिए हार्डवेयर। इसको ऐसे समझिए कि हम हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा स्टोरेज करना है फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क के अंदर, तो आप अपने से डेटा स्टोर नहीं कर सकते इसके अंदर। आपको क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायरमेंट होगी तब, जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू पुट योर डेटा इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। आप कंप्यूटर सिस्टम में अपना डेटा नहीं इंसर्ट करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी ही होगी। एक बार जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, तो फिर आप इंटरेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करके ही आप डिफरेंट हार्डवेयर को उसको एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो डेफिनेशन है वो तो ये कहती है कि यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। क्योंकि ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में आ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में भी क्या आ रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम और आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हम और आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, और उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड जाती है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और फिर हार्डवेयर को हम एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको MS वर्ड में आपको कुछ टाइप करना है, ठीक है। तो ये MS ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस पर इसको रन कराने के लिए आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं है आपने कंप्यूटर परचेज़ किया और MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया। MS ऑफिस तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपके सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो। तो विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो फिर MS ऑफिस भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो MS ऑफिस का वर्क करना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? MS ऑफिस कब वर्क करेगा? MS ऑफिस तभी वर्क करेगा जब आपके कंप्यूटर में सपोज़ आपके में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 या विंडो 10 इंस्टॉल है, तो उसके बाद आप MS ऑफिस में वर्क कर पाओगे। तो MS ऑफिस के थ्रू आप तभी वर्क कर पा रहे हो जब आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल है। तो इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तभी आप कर पा रहे हो। और आप किसको कमांड दे रहे हो? आप किसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हम तो जो टाइप कर रहे हैं
बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये हमारा और आपका हेडेक नहीं है। ये सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं या की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो हम और आप डायरेक्टली डील करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है डायरेक्ट आपका हार्डवेयर के सिस्टम के थ्रू। तो हम इसमें एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है किस किस के बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो इस डेफिनेशन को ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसको डायग्राम को भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले डेफिनेशन लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर, जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो पहले यूज़र बना दीजिएगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर सिस्टम, यूज़र और हार्डवेयर सिस्टम के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखिएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखिएगा, ताकि पता चल सके कि ये आपका इंटरफेस का काम करता है। इसका मतलब ये देखिए, ये अपने आप में टोटल फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूज़र डील करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली हार्डवेयर सिस्टम से डील करते हैं आपका। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या क्या है ये समझ लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछा जाता है, तो देखिए डेफिनेशन देंगे आप, डेफिनेशन देने के साथ साथ आप डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे। तो डायग्राम अपने आप में बता देगा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को, क्लियर कर देगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से इंटरफेस है आपके किस किस के बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यहाँ डिफरेंट टास्क दे रखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में, उन सभी को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, यूज़र एंड पासवर्ड हम देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू देते हैं। कमांड इंटरप्रेटर करता है, हम जो कमांड टाइप करते हैं उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं प्रॉपर उनका मैनेजमेंट, ठीक है, एडिट डिलीट, ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो ये सारे काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए बोला जाता है आपका, बेसिकली ये सिस्टम को प्रॉपर वे में ऑपरेट करता है। तो जब ऑपरेट करता है तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर, फाइल मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सभी पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको इनको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आता है तो फिर आपको ये भी डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए सॉफ्टवेयर कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपको लिखने के लिए कि सॉफ्टवेयर को समझाइए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप अगर सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर की समझाने जाएंगे, और उसमें भी सिर्फ अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने जाएंगे तो वही अपने आप में कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में पर्टिकुलर एक टाइप या एक कैटेगरी पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप किसका है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो पर्टिकुलर अगर कोई पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया जाता है तो आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन क्वेश्चन का वेटेज देख लीजिएगा पहले कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया। जितने मार्क्स का पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अभी शॉर्ट में आता है तो डेफिनेशन, डायग्राम और ये इसके फंक्शंस इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके आप दे देंगे, दैट इज़ कंसिडर मोर देन सफिशिएंट, तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो 5 मार्क्स में आता है तो फिर आपको फंक्शंस को डिटेल में समझाना पड़ेगा। फंक्शंस को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, पर आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक चैप्टर भी दे रखा है सिलेबस में आपके। आज हम सिर्फ ये बताएंगे आपको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के कैटेगरी, और आज हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड और प्रोग्राम कोड्स इनटू मशीन कोड। ये सोर्स कोड या मशीन कोड को किस में कन्वर्ट करता है, आपका सोर्स कोड को प्रोग्राम कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, सॉरी। तो जो भी हम कोड लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं, उस कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपने अभी क्या पढ़ा है, आपने
कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कोड लिखते हैं, जिसको हम सोर्स कोड बोलेंगे, उसको कन्वर्ट करने का काम मशीन कोड में, क्योंकि मशीन तो सिर्फ 0 या 1 समझती है, मशीन उस कोड को नहीं समझेगी, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज प्रोसेसर करता है। तो कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं? एक होता है कॉम्पाइलर, एक होता है असेंबलर और एक होता है इंटरप्रेटर। पाइथन में हम इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथन मैं आपका और हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे, कॉम्पाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। और एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँ तो मैं गलत नहीं होगा कि कॉम्पाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या, ये पूछा जाता है। तो अभी याद रख लीजिएगा, असेंबलर को अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि असेंबलर क्या है आपका। देखिए यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपको कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा लैंग्वेज प्रोसेसर से क्या मतलब है। लैंग्वेज है यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोसेसर का मतलब है उस लैंग्वेज के कोड को, यानी सोर्स कोड को जो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसको लैंग्वेज प्रोसेसर बोलेंगे। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट हुए थे बनना, तब आपका मशीन कोड ही हुआ करता था, 0 1 में ही कोड लिखे जाते थे, मशीन लैंग्वेज ही हुआ करती थी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो बड़ा टिपिकल था प्रोग्राम लिखना, 2 वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये मशीन डिपेंडेंट होते थे कोड, यानी एक मशीन पर जो कोड रन हो रहा है वो सेकंड मशीन पर कोड रन नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। तो आज की डेट में ऐसा नहीं होता, आप एक कंप्यूटर पर रन करेंगे प्रोग्राम को, दूसरे कंप्यूटर पर भी रन करेंगे तो आउटपुट आएगा, सेम आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, मशीन लैंग्वेज के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कोड कॉम्प्लिकेटेड होता था, क्योंकि सिर्फ 0 1 में लिखा जाता था, तो कोड कॉम्प्लिकेटेड होता था काफ़ी, याद करना, समझना और समझाना बड़ा मुश्किल काम था उसको। तो इसके बाद एक लैंग्वेज आई जिसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया वो सिम्बल्स की फॉर्म में लिखा गया, ठीक है, सिम्बल्स की फॉर्म में लिखा जाता है, मिनिमोनिक्स बोला जाता है इसको। तो सिम्बल्स की फॉर्म में जब कोड कंपैरेटिवली आसान होता है कि हम 0 1 की फॉर्म में लिखें। जैसे ऐड करने के लिए सिंबल है ऐड, ADD ऐड लिखते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट करने के लिए SUB लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट सिंबल्स होते थे वहाँ पर, जिसमें हम प्रोग्राम कोड को लिखते थे। ये सिंबल्स भी फाइनली कन्वर्ट तो 0 1 में ही होंगे। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोला गया असेंबली लैंग्वेज, जिसमें सिम्बॉलिकल फॉर्म में कोड को लिखा जाता था। ये मशीन डिपेंडेंट थी लैंग्वेज थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें भी डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाता था हार्डवेयर के साथ, ठीक है। उस तरीके से जैसे आज की डेट में हम प्रोग्राम को कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, उस तरीके से प्रोग्राम नहीं बनते थे इसमें। तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में आपको पहले ये समझना है कि असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है आपकी जिसमें हम प्रोग्राम सिम्बल्स की फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्रोग्राम को फाइनली कन्वर्ट होना होता है 0 1 में, यानी मशीन कोड में। तो इसके साथ भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर रहता है जो असेंबली को लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली लैंग्वेज कोड को 0 1 या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इसको याद रख लीजिएगा। एक तो बात ये थी। दूसरा ये कि अब बात करते हैं कॉम्पाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज से बेहतर है, 0 1 से बेहतर है, लेकिन मशीन कोड से बेहतर है, लेकिन फिर भी लो लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। अब जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं आज की डेट में, जैसे C++, जावा, ठीक है, ये पाइथन, ये सब हो गया आपका। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का, वो या तो कॉम्पाइलर का होता है या इंटरप्रेटर का होता है। तो कॉम्पाइलर इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ की जाती है, और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है आपकी। इसके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है, ये याद रखिएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले कॉम्पाइलर की बात करते हैं। कॉम्पाइलर क्या है? इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल वन एट ए टाइम। ये जो सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता, इसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है पहले ये सोर्स कोड को, और एक बार में कर देता है कन्वर्ट। इंटरप्रेटर एक बार में कन्वर्ट नहीं करता, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एक तो बात ये थी, इट इज़ फास्टर दैन इंटरप्रेटर। तो इसका एडवांटेज क्या है? ये इंटरप्रेटर से ज़्यादा फास्ट है। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कॉम्पाइलर यूज़ करती हैं, कुछ इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को बिलोंग करता है, इट इज़ बिलोंग्स टू हाई लेवल लैंग्वेज। कॉम्पाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एट द टाइम ऑफ द कॉम्पाइलेशन। तो जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो या जब हम रन कराते हैं, तो पहले प्रोग्राम का कंपाइलेशन होता है,
तो उसमें जितनी भी एरर होती हैं वो सब पहले फाइंड आउट हो जाती हैं। इट आल्सो हेल्प्स द यूज़र और द प्रोग्रामर टू लोकेट द लाइन कंटेनिंग एरर्स। तो ये हमारा क्या हेल्प करता है हमें, तो जो भी जिस लाइन में भी एरर है उस लाइन को हम पता चल जाता है कि इस लाइन में हमारे एरर है, तो ये लोकेट करता है कंपाइलर को। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कंपाइलर टू डिटेक्ट एरर्स। कंपाइलर के लिए एरर डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट होता है। व्हेन एन एरर अकर्स द प्रोग्राम इट स्टॉप इट्स ट्रांसलेशन एंड आफ्टर रिमूविंग एरर्स होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड अगेन। तो जब तक एरर आप रिमूव नहीं कर देते तब तक प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। और लास्ट पॉइंट है इट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता। तो इसमें प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंगल को लिखा भी हुआ है। सो इन ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल एट ए टाइम। तो एक बार में कंप्लीट कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है और प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप एरर रिमूव नहीं कर देते। तो ये कंपाइलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। एग्ज़ाम में आपको कंपाइलर अलग से पूछा था तो इसी तरीके से पॉइंट्स में लिख के आना है। इन शॉर्ट, कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो भी कोड है वो आपका एक बार में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सिंटैक्स एरर को फाइंड करता है। किसी भी लाइन में कोई भी एरर है तो ये बता देगा आपका कंपाइलर कि इस लाइन में ये एरर है। तो अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। So this language processor convert a high level language program into machine language by converting and executing line by line। तो इंटरप्रेटर भी यही काम करता है जो लैंग्वेज प्रोसेसर करता है, यानी सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। लेकिन कन्वर्ट किस में करता है, ये मशीन कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है और लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कंपाइलर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करता, कंपाइलर एक बार में कंप्लीट कोड को कन्वर्ट कर देता है आपका। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन एनी टाइम it reports it at the same time and the program execution cannot resume until the error is rectified। तो जब तक एरर दूर नहीं हो जाएगी तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा इंटरप्रेटर में, और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। देखिए कंपाइलर में क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो और एरर है, मान लीजिए 10 एरर्स हैं 10 डिफरेंट लाइन्स के अंदर, ठीक है, तो वो सभी को शो कर देगा एक बार में कि ये एरर्स है, सिंटैक्स एरर है और आप इसको देख लीजिए। लेकिन जब हम इंटरप्रेटर में प्रोग्राम का इंटरप्रेटर के थ्रू प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर किया जाता है तो इंटरप्रेटर एक बार में एक ही एरर को शो करेगा। जिस लाइन में सबसे पहले एरर इनकाउंटर होगी सबसे पहले वहाँ बताएगा कि इस लाइन में एरर है। जब आप उस एरर को रिमूव कर दोगे तो फिर उसके बाद किसी सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में जो भी एरर होगी उसको उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरप्रेटर स्लो है और कंपाइलर फास्ट है। और इंटरप्रेटर डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपका मशीन कोड में। तो ये था इंटरप्रेटर। तो डिफरेंस पूछा जाता है तो आप यही डिफरेंस लिख दीजिएगा एग्जाम में। असेंबलर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका असेंबलर, याद रखिएगा। और कोई आपसे पूछे असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है आपकी जिसमें प्रोग्राम सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया असेंबलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जा चुका है। 3 डिफरेंस दे रखे हैं यहाँ पर, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। ज़रा डिफरेंस के बारे में देखते हैं। एक इंटरप्रेटर में लिखा हुआ क्लियरली ट्रांसलेट्स पहली बात तो सिमिलरिटी समझ लीजिए आप। सिमिलरिटी दोनों में ये है कि दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, काम करता है ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है एक बार में। जबकि कंपाइलर के बारे में लिखा हुआ है इट स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड। तो एक ये क्या काम करता है, ये आपका काम ये करता है आपका कंपाइलर कि एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है एक बार में, सिंगल टाइम में।
तो जहाँ इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, कॉम्पाइलर एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है कंप्लीट प्रोग्राम को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर। इंटरप्रेटर कम टाइम लेता है सोर्स कोड को एनालाइज करने में, पर ओवरऑल जब हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू कॉम्पाइलर। कॉम्पाइलर में देखिए, इट टेक्स लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड को एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम लेगा ये, लेकिन बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज़ कंपेरेटिवली फास्टर। तो इंटरप्रेटर से अगर हम कंपेयर करें एग्जीक्यूशन के टाइम को तो ज़्यादा रहता है कॉम्पाइलर का। थर्ड पॉइंट, नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स कोड जनरेटेड हैंस आर मेमोरी एफिशिएंट। इसमें कोई इंटरमीडिएट कोड कन्वर्ट जनरेट नहीं होता। जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर्ड लिंकिंग हैंस रिक्वायर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है कॉम्पाइलर में, जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरप्रेटर में कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता, सीधा मशीन कोड जनरेट होता है। तो इसमें इसलिए ये मेमोरी एफिशिएंट माना जाता है इंटरप्रेटर, कॉम्पाइलर मेमोरी एफिशिएंट नहीं माना जाता। तो ये 3 डिफरेंस है। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि देखिए, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कॉम्पाइलर एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन अ सिंगल गो, एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है। फर्स्ट थिंग, एग्जीक्यूशन टाइम इंटरप्रेटर का इज़ मच लोअर देन कॉम्पाइलर, बहुत कम है कॉम्पाइलर के कंपेरेटिवली। और थर्ड है कि इंटरप्रेटर कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता, कॉम्पाइलर में ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत शॉर्ट में मैंने समझा दिया, आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। आगे देखते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये भी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ए यूटिलिटी प्रोग्राम ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम को शॉर्ट में यूटिलिटी बोल दिया जाता है कभी कभी, इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज ए यूजर टू परफॉर्म मेंटेनेंस टाइप टास्क यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइस और इट्स प्रोग्राम। तो मेंटेनेंस का काम करते हैं सिस्टम की, इसलिए इन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोला जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर बिल्ट इनटू मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम और कैन बी परचेज सेपरेटली। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट भी होते हैं कहीं कहीं, और उन्हें अलग से परचेज भी किया जा सकता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर कराने के लिए, मेंटेन करने के लिए सिस्टम को, ये यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिक काम इनका सिस्टम मेंटेनेंस का होता है। एक लाइन के अंदर अगर हम बात करें तो फॉर मेंटेनेंस पर्पस यूटिलिटी प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स और यू कैन परचेज देम सेपरेटली एज वेल। तो आप ये सिस्टम्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट भी हो सकते हैं और आप इन्हें सेपरेटली परचेज भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। बहुत से आप जानते होंगे, इसमें सबसे कॉमन तो एंटीवायरस प्रोग्राम है। एंटीवायरस प्रोग्राम याद रखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या काम करता है एंटीवायरस? वायरस को रिमूव करता है सिस्टम से। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम की कैटेगरी में आता है। और फर्दर हम आगे बोलें तो ब्रॉड कैटेगरी बताएं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसी तरीके से फाइल कंप्रेशन टूल है। तो फाइल कंप्रेशन टूल का क्या काम होता है? फाइल के साइज़ को कम करना होता है। कभी कभी हमें फाइल सेंड करनी होती है, फाइल का साइज़ ज़्यादा है, फाइल सेंड करने में प्रॉब्लम है, तो फाइल को कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो ओरिजिनल फाइल के कंपैरेटिवली जो रिड्यूस फाइल होती है, जो कंप्रेस्ड फाइल होती है, वो साइज़ कम लेती है। तो डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं जो फाइल को कंप्रेस करते हैं। स्पाईवेयर रिमूवर, तो स्पाईवेयर रिमूवर बेसिकली स्पाईवेयर को रिमूव करता है, ठीक है। ये मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं स्पाईवेयर, जो प्रोग्राम में आपके जो आपके सिस्टम है आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और दूसरी जगह सेंड करते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि जितने भी स्पाईवेयर हैं वो रिमूव हो जाए, तो अलग से यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, स्पाईवेयर रिमूवर्स आते हैं जो ये काम करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो अभी आप अपनी कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क को डिवाइड करना चाहते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर की हेल्प से कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है? प्रोग्राम दैट रिकॉग्नाइज द फाइल्स एंड अनयूज्ड स्पेस ऑन ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस डेटा मोर क्विकली एंड प्रोग्राम्स रन फास्टर। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि कितना यूज्ड स्पेस है, कितना अनयूज्ड स्पेस है, ठीक है, डिस्क फ्रैगमेंटर। और इसका मकसद ये होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेटा को मोर क्विकली और फास्टर वे में एक्सेस कर सके।
नेक्स्ट आता है बैकअप एंड रीस्टोर यूटिलिटी। बैकअप का मतलब है आप टाइम टू टाइम बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रोग्राम आते हैं जो आपके सिस्टम का बैकअप लेते रहते हैं और डेटा को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं आपकी। सो बैकअप यूटिलिटी, ये दोनों अलग अलग हैं, बैकअप एंड रिस्टोर यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी अलाउज यूजर टू कॉपी सेलेक्टेड फाइल्स टू अनदर स्टोरेज मीडियम। बैकअप का मतलब होता है कि अनदर स्टोरेज मीडियम के अंदर डेटा का बैकअप टाइम टू टाइम लिया जाना। जबकि रिस्टोर यूटिलिटी रिजर्व द बैकअप प्रोसेस एंड रिटर्न्स बैकअप टू द फाइल देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो रिस्टोर आपका ओरिजिनल फॉर्म में फाइल्स को रिटर्न करा देता है। तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं और ये सभी जैसे मैंने बताया सिस्टम मेंटेनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो यूटिलिटी तक हुआ है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।